नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है उसकी जो परीक्षा की तिथियां हैं वह घोषित कर दी गई हैं और यह परीक्षा जो है 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के मध्य जो है संपन्न करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश प्रशासन विभाग द्वारा इसकी जो है नोटिस जारी कर दी गई है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यह बताया गया था कि जब भी परीक्षा रद्द की जा रही थी तो उन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर जो है परीक्षा को बहुत शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न करवा लेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपकी परीक्षा में जो है 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करिए और आपके इस रिवीजन के क्रम में जो है आपके साथ सहायक की भूमिका में एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसमें जो है हम उत्तर प्रदेश विशेष के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों की पूरी व्याख्या के साथ जो है डिस्कशन करेंगे और निश्चित तौर पर आपसे यूपी स्पेशल से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसमें से लगभग 90% सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। आपको इस बात की लगभग मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनकी व्याख्या जो है इस प्रकार से दी गई है और लगभग सारे सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। दोस्तों इसको जो है हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे और इसके पहले चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करिए और आप उसमें से वीडियो को देखिए। ठीक है, और आज हम इसका दूसरा चैप्टर कवर करेंगे, भौतिक विन्यास। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न पत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं, उनके सारे प्रश्नों को जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम इसके जो है दूसरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों हमारा ये डिस्कशन जो है बहुत डिटेल तरीके से होगा, तो आप सभी लोग जो है पेशेंस के साथ जो है अच्छे से बने रहिएगा, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का मैप हो तो आप उसको जो है अपने सामने रख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाएं और आप उसे जो है बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएँ। ठीक है, चलिए अपने पहले सवाल को देखते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। बुंदेलखंड का जो आर्थिक क्षेत्र है यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को मिला करके जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र निर्मित किया गया है आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर। तो इकोनॉमिक जोन जो है इनमें कितने ज़िले हैं, तो इसमें कितने ज़िले हैं दोस्तों, 7 ज़िले हैं। ठीक है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। और ये ज़िले कौन कौन से हैं आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये ज़िले हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ठीक है, कौन से ज़िले हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ये ज़िले जो हैं इनको मिला करके, ये जो भूभाग है इनको मिला करके बुंदेलखंड का आर्थिक क्षेत्र का जो है निर्माण होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो कौन है, तो वो बुंदेलखंड का, यानी कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है बहुत पुराना क्षेत्र है। और यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है, यानी कि इसका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। और इसका जो प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा, इसका प्राचीन नाम बहुत ज़रूरी है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है दोस्तों जेजाक भुक्ति। ठीक है, जेजाक भुक्ति, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है, एक तरफ जिले दिए गए हैं और उनकी जो विशेषताएं दी गई हैं दूसरी तरफ दिए गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है ये विकल्प में दिए गए हैं। तो आप सभी को पता है सीतापुर जो है, सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन लखीमपुर खीरी जिला जो है ये अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के संदर्भ में
जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। जबकि सोनभद्र में अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और संत रविदास नगर में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। ये दोनों जो है आपको फैक्ट ध्यान रखना है तीनों। अब यहाँ पर चीज़ों को हम और देख लेते हैं। लखीमपुर खीरी जो है अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र वाला, सही बात है। अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। सीतापुर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। सीतापुर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या जाति वाला जो जिला है, इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र वाला जो है जिला है। संत रविदास नगर जो है न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला है, और संत रविदास नगर ही न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ये बात आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जो है जिला भी है कौन सा? संत रविदास नगर। दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, क्योंकि सीतापुर में ही सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी बताया गया है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी बताया गया, यहाँ पर इसको क्या गया है? गलत माना गया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को जो है पूर्व का ग्रास नाम से जाना जाता है? तो सारे लोग बताइए किसको जाना जाता है? पूर्व का ग्रास किसको कहा जाता है? तो पूर्व का ग्रास दोस्तों किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कन्नौज को। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र को जो है कन्नौज शहर को जो है पूर्व का ग्रास कहा जाता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर जो पूर्व के ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा करता था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थों के बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज क्षेत्र है, कन्नौज जिला जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? तो गुलाब जल, इत्र यानी कि जिसे आप सेंट कहते हैं, और अन्य जो सुगंधित पदार्थ हैं, यहाँ इन सब चीज़ों के जो है निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कन्नौजी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो अभी हमने आपको बताया था तो उसमें से कौन सा हो जाएगा? तो महोबा। ध्यान रखिएगा, महोबा क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है उत्तर प्रदेश के। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लगभग दक्षिण में है और मध्य प्रदेश के ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रृंखला है, ठीक है। पूर्व में टॉन्स नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जो ज़िले हैं उनमें झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है, चित्रकूट है। ये वो 7 ज़िले हैं जो बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बुंदेलखंड की अवस्थिति जैसे आपको मैं चित्र के माध्यम से थोड़ा सा बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की जो अवस्थिति है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की जो अवस्थिति है, इस आधार पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो है इसके उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। बुंदेलखंड का यह जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश के लगभग ये दक्षिण क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है, दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। और मध्य प्रदेश के, क्योंकि यहाँ से जो है यहीं से मध्य प्रदेश की सीमा जो है स्टार्ट हो जाती है ऐसे, तो ये मध्य प्रदेश के लगभग किस में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के लगभग उत्तर पूर्व में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का जो ज़िला महोबा है बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके उत्तर में ध्यान रखिएगा, इसके उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसके उत्तर में दोस्तों कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यमुना नदी इसके जो है उत्तर में प्रवाहित होती है। ये यमुना नदी है, ठीक है, ये यमुना नदी है, इसके उत्तर में प्रवाहित होती है।
और इसके दक्षिण में यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। ये बात आपको ध्यान रखना है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। और इसके पूर्व में दोस्तों कौन सी नदी है? तो टॉन्स नदी है। पूर्व में कौन सी नदी है? तो पूर्व में जो है टॉन्स नदी है। तो ये इसकी स्थलाकृति जो है बहुत अलग है, ठीक है, इसलिए आपको चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैपिंग के आधार पर ध्यान रखना है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। सूची एक को सूची 2 से जो है मिलाना है, यानी कि एक तरफ हिमालय की चोटियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं, आपको मिलाना है इनमें। तो नंगा पर्वत के सामने क्या दिया गया है? जम्मू कश्मीर। नंदा देवी कहाँ पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आपको ये दिया गया है मिलाने के लिए, तो आप सभी लोग मिलाइए। तो कौन सा हो जाएगा? नंगा पर्वत कहाँ पर है? तो नंगा पर्वत दोस्तों सच में कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और कंचनजंगा कहाँ पर है? तो कंचनजंगा दोस्तों कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है और नेपाल की सीमा पर। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, और नेपाल की सीमा पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के, जो पहले उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था उसे जो है 2000 में 9 नवंबर 2000 को जो है अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश से, और यह जो है अब वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। ये देखिए नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा जो है कहाँ पर है? तो सिक्किम में। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? अलीगढ़ को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र जो है दिल्ली है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं, उनके नाम क्या हैं? गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुंदेलखंड है, मेरठ है, बागपत है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है और शामली है, ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद का क्षेत्र है, हरियाणा का जो फरीदाबाद का क्षेत्र है, गुड़गांव है, मेवात है, रोहतक है, सोनीपत है, रवाड़ी है, झज्जर है, पानीपत है, पलवल है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है और जींद है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? करनाल है। और राजस्थान के भरतपुर और अलवर ज़िले जो हैं इसमें दिल्ली एनसीआर में शामिल है। नेशनल कैपिटल रीजन में जो है इनको शामिल किया गया है। आपको यहाँ पर एक फैक्ट ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, राजस्थान राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इसके 2 जिलों को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल जो है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य जो है विस्तारित है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश के जो 11 ज़िले हैं उनकी सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है, और किसी एक राज्य के साथ इतने ज़िलों की संख्या जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की लगती है। और जो निम्न है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, आगरा है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद हैं और मध्य प्रदेश में 13 जनपद हैं, में से लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बुंदेलखंड के क्षेत्र को जो है बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों और मध्य प्रदेश के 13 जनपद जो हैं इस बड़े भूभाग में जो हैं शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, और इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के नाम से, ठीक है। झांसी संभाग में झांसी, ललितपुर, जालौन है, और चित्रकूट संभाग में जो है मुख्यालय इसका कहाँ पर है? बांदा है, लेकिन चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 जनपद जो हैं इसमें शामिल हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ये सवाल दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है थोड़ा। हमारा अगला सवाल जो है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ जो है सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा जिला स्थित है? तो बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश का, यह बिहार के साथ सीमा को साझा करता है, ठीक है।
यहाँ पर चीज़ों को आपको और ध्यान रखना है थोड़ा। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9, ध्यान रखिएगा, देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलती है। इसमें 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और उसके अलावा 1 केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के साथ जिन राज्यों की सीमाएँ लगती हैं उनमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन सा ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है उत्तराखंड, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद किसको ध्यान रखना है, फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। उसके बाद ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये हम उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं धीरे धीरे, उसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, फिर आपको ध्यान रखना है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, जिसमें बिहार राज्य की जो सीमा है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ लगती है। जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे दक्षिण में कौन सा जिला पड़ता है, जिसकी सीमा जो है बिहार से लगती है, तो सोनभद्र है, फिर चंदौली है, फिर गाज़ीपुर है, फिर बलिया है, फिर देवरिया है, फिर कुशीनगर है, फिर उसके बाद महाराजगंज है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो इसकी सीमा जो है दोस्तों कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो इसकी सीमा जो है 4 राज्यों के साथ मिलती है, 4 राज्यों के साथ, ठीक है, 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा जो है मिलती है। और यह उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। आपको सबसे पूर्वी जिला भी पता होना चाहिए, तो बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो शामली है। आपने दिनेश लाल यादव की एक मूवी अगर देखा होगा तो निरहुआ रिक्शा वाला 2, तो उसमें क्या कहा जाता है कि बलिया बारात जाई ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा जोड़ के चीज़ों को याद कर सकते हैं, क्योंकि सारे फैक्ट को सामान्य तरीके से याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, तो मतलब किस देश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। तो ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, जब मैंने पहली क्लास का डिस्कशन किया था उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। उत्तर प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है, तो नेपाल के साथ लगती है, ठीक है, नेपाल के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश की जो नेपाल के साथ सीमा लगती है उनके ज़िलों को भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कितने ज़िलों की सीमाएँ लगती हैं, तो 7 ज़िलों की जो है सीमाएँ नेपाल के साथ लगती हैं उत्तर प्रदेश के। और वो ज़िले कौन कौन से हैं, तो उनमें से एक ज़िला है पीलीभीत, फिर है लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इनकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। इसमें लखीमपुर खीरी ज़िला जो है दोस्तों, यह जो है उत्तर प्रदेश का, यूपी का जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला है ये, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल जो है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला इस राज्य के अन्य ज़िलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा जो है नहीं साझा करता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा ज़िला इस राज्य के अन्य ज़िलों से घिरा हुआ है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य से या देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है। जैसे आप ये उत्तर प्रदेश का चित्र देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कोई एक ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश के ही ज़िलों से चारों तरफ से सीमाएँ साझा करता है, ना वह उत्तर प्रदेश के किसी सीमा पर स्थित है और ना ही उत्तर प्रदेश के किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो वह कौन सा राज्य है, तो दोस्तों वह हरदोई है, हरदोई है। हरदोई कहाँ पर पड़ता है, इस जगह पर पड़ता है हरदोई, ठीक है, ये रायबरेली के थोड़ा सा बगल में हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला जो है किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है और पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में लखीमपुर खीरी है, शाहजहांपुर है, दक्षिण में उन्नाव है और लखनऊ जिलों से जो है ये घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से ज़िले की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के
किस ज़िले की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ जो है साझा नहीं होती है। दोस्तों आपको अपनी नोट्स में उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा, मध्य प्रदेश के साथ सीमा को साझा करने वाले राज्यों को जो है लिख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि कई बार इनसे पूछ लिया जाता है कि इसकी सीमा नहीं साझा करती है, ठीक है, जिससे आपके सवाल जो है गलत ना हो। तो अलीगढ़ की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहा जाता है, और मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जो ज़िले हैं ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा को साझा करते हैं, जबकि अलीगढ़ जो है सीमा को साझा नहीं करता है, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी ज़िले किसके साथ सीमा को साझा करते हैं? तो ये हरियाणा के साथ सीमा को साझा करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा को साझा नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है वो किस राज्य के सर्वाधिक भौगोलिक भाग को जो है साझा करती है सीमा? तो वह मध्य प्रदेश के साथ सीमा को साझा करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक किसके साथ लगती है? तो वह मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है कुल 9 राज्यों में, जिनमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये राज्य भी मैंने आपको पहले अभी बता दिया था, केंद्र शासित प्रदेश भी बता दिया था। एक बार फिर से आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इसमें मध्य प्रदेश के साथ जो है सबसे अधिक सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा जो है साझा होती है, सबसे अधिक सीमा लगती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने चैप्टर नंबर 2 को जो है पूरी तरीके से कवर कर लिया है, बहुत अच्छे से विस्तार तरीके से कवर किया है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर में जो है छोटे छोटे वीडियो में जल्दी जल्दी चैप्टर को कवर कर लिया जाए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो चीज़ें आपको देखने में भी असुविधा होती है, क्योंकि सारी लाइनें, हर लाइन एक फैक्ट की तरह है, तो वो चीज़ें आपको असुविधा ना हो, इसलिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं। दोस्तों आपको यदि हमारे प्रयास पसंद आए, आपके लिए ये हेल्पफुल हो, तो आप अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने महत्वपूर्ण कमेंट दे सकते हैं। और अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप एक काम करिए, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका छोटा सा सपोर्ट जो है दोस्तों हमारे लिए भी मोटिवेशन का कारण बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए हमें करने का मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।